नमस्कार दोस्तों। आज मैं संविधान विषय के अंतर्गत भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियों के संदर्भ में अपना दूसरा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, इससे पूर्व के वीडियो में मैंने आपसे भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची तक चर्चा की थी। जो अगली अनुसूची भारतीय संविधान की है वो है 7वीं अनुसूची, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के स्पष्ट बंटवारे का उल्लेख किया गया है। अर्थात 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन करके यह बताया गया है कि कौन से ऐसे विषय होंगे जिस पे केंद्र सरकार कानून बनाएगी, कौन से ऐसे विषय होंगे जिस पे राज्य सरकार कानून बनाएगी और कौन से ऐसे विषय होंगे जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं। इन विषयों का उल्लेख 3 सूचियों में है। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। दोस्तों, संघ सूची में मूल रूप से 97 विषयों का उल्लेख है। ये वो 97 विषय हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है, अर्थात केंद्र सरकार ही इन विषयों पे कानून बना सकती है। जबकि दूसरी सूची है राज्य सूची, जिसमें 66 विषयों का पहले उल्लेख था, लेकिन वर्तमान में इसके 5 विषयों को हटा के समवर्ती सूची में रख दिया गया है। यानी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राज्य सूची के अंतर्गत 61 विषयों का उल्लेख है और ये वो 61 विषय हैं जिस पे राज्य विधानमंडल ही कानून बना सकते हैं। और तीसरी सूची है वो है समवर्ती सूची, जिस पर संसद और विधानमंडल दोनों को समान रूप से कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। और समवर्ती सूची में मूल रूप से 47 विषय थे, लेकिन राज्य सूची के 5 विषय इसमें जोड़ दिए गए, जिसके कारण मौजूदा वक्त में गणना की दृष्टि से समवर्ती सूची में 52 विषयों का उल्लेख है। तो अगर हम ध्यान दें तो संघ सूची में 97 विषय जिसपे सिर्फ संसद कानून बना सकती है, राज्य सूची में 61 विषयों का उल्लेख जिसपे सिर्फ राज्य सरकारें कानून बना सकती है या राज्यों के विधानमंडल कानून बना सकते हैं, और समवर्ती सूची में 52 विषयों का उल्लेख है जिसपे केंद्र और राज्य यानी संसद और राज्यों के विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि संघ सूची के विषय पर राज्य कानून नहीं बना सकता, लेकिन राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। दोस्तों, संघ सूची में 97 विषय हैं, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण विषय निम्नलिखित हैं। उसमें प्रतिरक्षा का विषय, विदेशी मामलों का विषय, नागरिकता, परमाणु ऊर्जा, युद्ध और शांति का विषय, खनिज संबंधी विषय, बीमा से संबंधित मामले, रेलवे से संबंधित मामले, डाक व तार से संबंधित मामले, बैंकिंग से संबंधित मामले, जनगणना संबंधित मामले, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया संबंधित मामले, निगम कर, सेवा कर या अन्य ऐसे ही कुछ करों का उल्लेख इसमें किया गया है। अर्थात ये वो विषय हैं जिन पे केंद्र सरकार अर्थात संसद ही कानून बना सकती है। दूसरी जो सूची है वो है राज्य सूची, जिसमें मौजूदा वक्त में 61 विषयों का उल्लेख मिलता है। इन विषयों पर राज्य सरकारों के विधान मंडल को कानून बनाने का अधिकार, यानी कि राज्य के विधानमंडल ही इस पे कानून बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में संसद भी कानून बना सकती है। अब आते हैं कि राज्य सूची के जो 61 विषय हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं, जैसे लोक व्यवस्था, कारागार, भूमि, सिंचाई, मनोरंजन, पथकर या ऐसे ही अन्य कुछ विषय हैं
जो राज सूची के अंतर्गत आते हैं और उस पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्यों की विधानमंडल को प्राप्त है। दोस्तों, जो तीसरी सूची है वो है समवर्ती सूची, जिसमें मौजूदा वक्त में 52 विषयों का उल्लेख किया गया है। और ये वो 52 विषय हैं जिन पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। गौर करने वाली बात है कि अगर एक ही समय पे केंद्र और राज्य दोनों उस विषय पे कानून बना दें तो ध्यान रखिएगा, केंद्र का कानून प्रभावी होगा, ना कि राज्य का। वो अलग बात है कि दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन एक ही समय पर जब दोनों बना दें तब केंद्र का कानून प्रभावी होगा। दोस्तों, संघ सूची के अंतर्गत 97 विषय, राज्य सूची के अंतर्गत 61 विषय और समवर्ती सूची के अंतर्गत 52 विषयों का उल्लेख है। और ये वो 52 विषयों पे कानून केंद्र और राज्य दोनों को बनाने का अधिकार दिया गया, यानी कि 52 विषय जो कि समवर्ती सूची में उल्लेखित है, इस पे केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। इसके कुछ प्रमुख विषय हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, इस पे बहुत ज्यादा सवाल बनता है। यानी समवर्ती सूची के जो प्रमुख विषय हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। उसमें दंड विधि से संबंधित कुछ मामले आते हैं, शिक्षा, ध्यान रखिएगा, शिक्षा है समवर्ती सूची का विषय है। वन, फॉरेस्ट जिसको आप कहते हैं, वो समवर्ती सूची का विषय है। विद्युत, बिजली से संबंधित जो विषय आते हैं वो भी समवर्ती सूची के विषय के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, इसके अलावा कारखाने इत्यादि समवर्ती सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, समवर्ती सूची में उल्लेखित विषय केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार देते हैं, अर्थात इन विषयों पे दोनों कानून बना सकते हैं। बस ध्यान दीजिएगा, एक ही समय पे जब दोनों कानून बनाए तो केंद्र का कानून प्रभावी होगा। अनुसूची है 8वीं अनुसूची। दोस्तों, 8वीं अनुसूची का संदर्भ भारत की भाषाओं को ध्यान में रखकर किया गया है। 8वीं अनुसूची में संविधान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाओं का उल्लेख था, लेकिन समय समय पे संवैधानिक संशोधनों द्वारा इसमें तमाम भाषाओं को और जोड़ा गया और मौजूदा वक्त में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भारतीय संविधान में 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। जो अंतिम संशोधन किया गया वो था 92वां संविधान संशोधन, जो कि 2004 में प्रभावी हुआ और इसके अंतर्गत 4 नई भाषाएं इसमें जोड़ी गई, जिसमें संथाली, डोगरी, मैथिली तथा बोडो को इसमें शामिल किया गया। और इस प्रकार मौजूदा वक्त में 22 भाषाएं इस 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं। दोस्तों, एक बड़े मजे की बात है कि इन 22 भाषाओं में नेपाली भी शामिल है, लेकिन अंग्रेजी 8वीं अनुसूची में उल्लेखित 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 8वीं अनुसूची के भाषाओं पे अगर सवाल पूछे तो ध्यान रखिएगा, नेपाली इसमें शामिल है लेकिन अंग्रेजी इसमें शामिल नहीं है। इसके अतिरिक्त तमाम भारतीय राज्यों में बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं वो 22 भाषाएं जो हैं वो 8वीं अनुसूची में उल्लेखित की गई है। देखिए, मूल संविधान में 8 ही अनुसूचियां थी, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। दोस्तों, भारतीय संविधान प्रभावी हुआ था 26 जनवरी 1950 को और 1 साल के अंदर ही ये महसूस हुआ कि भारतीय संविधान में संशोधन की जरूरत है। और ये जरूरत कब महसूस हुई? तो आपको ये जानकारी होगी कि भारत के विभिन्न राज्यों में बड़े बड़े काश्तकार होते थे जिनके पास हजारों व सैकड़ों एकड़ जमीनें हुआ करती थी और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो भूमिहीन थे।
सरकार तमाम कानून बनाकर जिनके पास अधिक जमीनें थी उनकी कुछ जमीनों को लेकर भूमिहीन लोगों में बांटने का एक कार्यक्रम शुरू की। लेकिन जो बड़े काश्तकार यानी जमींदार थे उनको ये नागवार गुजरा और उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय की शरण ली। सर्वोच्च न्यायालय ने संपत्ति के मौलिक अधिकार को ध्यान में रखते हुए ऐसे भूमि के अधिग्रहण को असंवैधानिक घोषित कर दिया और इस तरह से सरकार चाहकर भी बड़े काश्तकारों के जमीनों को लेकर भूमिहीन किसानों को नहीं दे सकती थी। लिहाजा भारतीय संविधान में पहले संशोधन की जरूरत महसूस की गई। प्रथम संविधान संशोधन जो कि 1951 में ही किया गया और इस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस अनुसूची में यह वर्णन है कि इसमें उल्लेखित किसी भी कानून पर सर्वोच्च न्यायालय को सुनवाई की अधिकारिता नहीं होगी। मौजूदा वक्त में इस 9वीं अनुसूची में 284 कानूनों यानी 284 अधिनियमों का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची में 284 अधिनियमों का उल्लेख किया गया है। ये वो अधिनियम है जो बड़े जमींदारों की जमीनों को लेकर भूमिहीन लोगों में जमीन वितरण को ध्यान में रखकर बनाए गए थे और इस प्रकार सरकार ने तमाम भूमिहीन किसानों को या भूमिहीन लोगों को जमीनें उपलब्ध कराई और समाज में एक असमंजसता का जो स्थिति था कि किसी के पास बहुत ज़्यादा जमीन, किसी के पास कुछ भी नहीं, इसको कुछ हद तक संतुलित करने का प्रयास किया। और 9वीं अनुसूची के बनने के बाद जिनकी जमीनें अधिग्रहित की गई वो जब कोर्ट की शरण यानी सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि उनकी सुनवाई को मना कर दिया कि उनका हाथ बंधा हुआ है, क्योंकि 9वीं अनुसूची उनको ऐसे कानूनों पर सुनवाई का अधिकार नहीं देता। दोस्तों, आगे के वर्षों में भारतीय संविधान में बहुत सारे संशोधन किए गए, लेकिन एक संशोधन हुआ था 1985 में, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, जो कि राजीव गांधी के कालखंड में किया गया था। यानी राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में 52वां संविधान संशोधन करके भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और उसके अंतर्गत दल बदल को असंवैधानिक घोषित किया गया और उसके लिए एक सख्त कानून बनाने की पहल की गई। अर्थात 10वीं अनुसूची दल बदल को रोकने के लिए बनाई गई थी। और ये जब 10वीं अनुसूची है कि संविधान संशोधन द्वारा बनाई गई या संविधान में शामिल की गई, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। वो अलग बात है कि बाद के वर्षों में तमाम संशोधन और हुए हैं। उसी अनुक्रम में जो एक संशोधन आता है और वो संशोधन हुआ था 1992 में 73वां संविधान संशोधन, जिसके अंतर्गत भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची को जोड़ने के बाद पंचायतों को खास प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई और ऐसे 29 विषयों का उल्लेख 11वीं अनुसूची में किया गया है जिन पे पंचायतें अपना कार्य कर सकती हैं। अर्थात ऐसे 29 विषय जिनका उल्लेख 11वीं अनुसूची में है उस पर पंचायतें अपना कार्य करती हैं। और ये कौन सी अनुसूची है? 11वीं अनुसूची, जिसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया। दोस्तों, एक अनुसूची और बाद में जुटी है जो कि तत्काल इसके बाद जुड़ी थी और वो था 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में ही किया गया, इसके अंतर्गत 12वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई और इसमें
18 विषयों का उल्लेख करके नगर पालिकाओं को यह शक्ति दी गई कि वो इन विषयों पे अपना कार्य कर सकते हैं। अर्थात नगर पालिकाओं, नगर निगमों या नगर पंचायतों को 18 विषय ऐसे दिए गए जिन पे वो मौजूदा वक्त में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियों को समाविष्ट किया गया है। ये वर्तमान की स्थिति है। मूल संविधान में 8 ही अनुसूचियां थी, वर्तमान में इसमें 12 अनुसूचियां दी गई हैं। दोस्तों, तमाम ऐसे प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें अनुसूचियों को ध्यान में रखकर प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे 8वीं अनुसूची पे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है, या 8वीं अनुसूची में कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं दी गई हैं, या 7वीं अनुसूची के संदर्भ में कि संघ सूची में कितने विषय आते हैं, समवर्ती सूची के अंतर्गत कितने विषयों का उल्लेख है, शिक्षा निम्नलिखित में से किस सूची का विषय है। जैसा कि अभी मैं बात किया था, समवर्ती सूची का विषय है। इसी तरह से तमाम ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका उत्तर आप मेरे इस वीडियो में जरूर पाएंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपसे गुजारिश है कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।